Namaste. In my previous video, which was the first part of this topic, methods of psychological inquiry, we talked about the basics such as the characteristics, the goals, the steps to conduct a research, and similar other things. In this part, we will discuss few main methods in psychology such as observation, experimental, case study, correlational, survey method, psychological testing. So we will start with the observation method. Observation in psychology is not like day-to-day observation, it is a scientific process. We also call it formal observation. It requires skills and practice. And we also need to plan where, what, when, means to collect data, and method of analysis. Broadly, we take three things in observation. One is selection, then recording, and analysis of it. So what does selection mean? It is about selecting a particular behavior which needs to be observed. And on certain basis we select this behavior. जैसे हम देखते हैं प्रायोरिटी किसकी है, पहले कौन सा बिहेवियर एड्रेस करना ज़रूरी है, और दूसरा हम देखते हैं कि वो बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया जा सके. तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बेस पर एक बिहेवियर को सिलेक्ट किया जाता है ऑब्जर्व करने के लिए. Then the other thing is recording. So when we observe the behavior, we need to note certain details of that behavior. अगर हम उसमें आगे कुछ काम करना चाहते हैं तो हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कारण थे, आगे क्या किया जाना चाहिए. ये सारी चीज़ें तभी मिलेंगी जब हम उस बिहेवियर को कहीं रिकॉर्ड करते हैं या नोट करते हैं. सो वी कैन सिंपली नोट इट ऑन अ पेपर और अ फॉर्मेट जो पहले से बनाया हुआ फॉर्मेट होगा उसमें हम नोट कर सकते हैं, या हम उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर हम कोई चेक लिस्ट यूज़ करके इस तरह से हम कई तरीक़ों से बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि हम बाद में देखकर उसका एनालिसिस कर सकें. सो हेयर कम्स द नेक्स्ट स्टेप कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा. So this recorded behavior is then analyzed. Analysis का मतलब है उस डेटा को कुछ मीनिंग देना, उससे क्या निकल के आ रहा है या उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को करना. So analyze करने के लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए सच एज थ्योरी. किसी एक थ्योरी के बेस पर हम उस बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं या ऑल टुगेदर कुछ नया निकल के उस बिहेवियर में से आ सकता है. Then we talk about the types of observations. कितने तरह की ऑब्जर्वेशन होती है. तो इसमें दो कैटेगरीज हैं. एक है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल और दूसरी है नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट. तो जैसा नाम से पता लग रहा है, नेचुरलिस्टिक मीन्स विच इज डन इन अ नेचुरल और रियल लाइफ सेटिंग. जो जहाँ जैसा हो रहा है उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑब्जर्व करना और नोट करना और फिर उसी को एनालाइज करना. कंट्रोल इज डन इन अ लैबोरेटरी कंडीशन, जहाँ पर चीज़ें क्रिएट की जाती हैं. हमें क्या चाहिए, हम क्या देखना चाहते हैं, वो सब माहौल को क्रिएट किया जाता है और फिर उसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं. Then the other is non-participant versus participant. So as the name suggests, non-participant means when the observer sits at a distance and observes. वो दूर से बैठकर देखता है क्या और कैसे हो रहा है. इसमें एक ड्रॉबैक है कि जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो कॉन्शियस हो सकते हैं, वो नर्वस हो सकते हैं और शायद उस तरह का व्यवहार वो ना करें जो कि हम देखना चाह रहे हैं, जो रियल था. और इस वजह से ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है. द अदर वन इन दिस कैटेगरी इज पार्टिसिपेंट, जिसमें ऑब्जर्वर ग्रुप का हिस्सा बनता है. वहाँ पर रेपो बिल्डिंग करके वो ग्रुप में शामिल होता है और फिर चीज़ों को नज़दीक से ऑब्जर्व करता है. Now here there is one drawback that the person is not able to note each and every time there and then. उसको टाइम लगता है या बाद में कुछ चीज़ें फेड आउट हो सकती हैं नोट करते समय, और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है. इसमें काफ़ी टाइम लगता है रेपो बिल्डिंग में और शामिल होने में ग्रुप में और फिर ऑब्जर्व करने में.
So another very common and major method in psychological inquiry is experimental method. Experiments are generally conducted to establish the cause and effect relationship between two sets of events or variables in a controlled setting. तो एक लेबोरेटरी जैसी सिचुएशन में कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके उनका असर दूसरे वेरिएबल जैसे बिहेवियर पे देखा जाता है, और ये बहुत केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर है इन विच चेंजेस आर मेड इन वन फैक्टर एंड द इम्पैक्ट इज सीन ऑन अनदर फैक्टर. Effect is the behavior that changes because of the manipulation in the cause. So here we come across a very important term, variable. What is variable? Any stimulus or event which varies or changes and can be measured. जिसका मापन किया जा सके और जिसके अंदर बदलाव आता है या उसमें बदलाव लाया जा सके. So in that way, any object is not a variable, but its attributes are variable. For example, a person is not variable, but that person's height, weight, blood pressure, skin color, all these are variable that changes. So another example could be a pen. A pen in itself is not variable, but its design, its color, its shape are variable. It changes. सो आई एम नॉट सेइंग कि एक पेन के अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन आप खूब सारे पेन रखेंगे तो उसमें से कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई किसी और कलर का होगा, कोई दूसरे कलर का होगा. तो इस तरह से उसके अंदर इन एट्रीब्यूट्स में चेंजेस हम देख सकते हैं. सो इन साइंटिफिक रिसर्च वी हैव 3 वेरिएबल्स. One is independent, the other dependent, and third is extraneous. Independent is the one which is manipulated, जिसमें हम changes लाते हैं उसका असर दूसरों पर देखने के लिए. जैसे कि अगर हम किसी के कॉन्फिडेंस लेवल को देखना चाहते हैं कि उसका कनेक्शन हाइट के साथ किस तरह का है, सो वी विल टेक पीपल ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड देन मेजर देयर कॉन्फिडेंस लेवल. तो ये जो हाइट है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. Dependent is the one on which the effect is being made because of the changes in independent. Height में change लाने से जो confidence level में change आ रहा है वो confidence level dependent variable है. Then there are some other factors जो कि influence करते हैं confidence level को other than height. जैसे कि उसका एक्सपोजर या एजुकेशन या फिर उसको कोई ट्रेनिंग दी गई है या उसका एज फैक्टर, उसकी मैच्योरिटी उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकती है. सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो बाहर से इंटरफेयर करते हैं. हमें असर देखना है हाइट का, लेकिन असर और चीज़ें भी डाल रही हैं, तो इन और चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है ये देखने के लिए कि सीधा सीधा हाइट का इम्पैक्ट कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या आ रहा है. We should also know about the experimental group and control group. बहुत सारे रिसर्चेस में ये दोनों ग्रुप्स लिए जाते हैं. Experimental group is the one in which the group members are exposed to the independent variable. वो वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट किया जाता है उसका असर दूसरे वेरिएबल पे देखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डू द स्टडी ऑन स्मोकिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कॉन्सेंट्रेशन लेवल, तो इसमें जो स्मोकिंग है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हम ऐसे लोग लेंगे जो या तो स्मोक करते हैं या उनको एक टाइम पीरियड तक स्मोकिंग करवाई जाए. सो द कंट्रोल ग्रुप इज द comparison group in which the independent variable is not introduced to the members. So in this example, people are not exposed to smoking and then their concentration level is judged. But all other things are same, such as their socioeconomic status, education, area, age, gender, and similar other things. There are some drawbacks of experimental method. Not all behaviors and events can be studied in laboratory situation. जैसे कुछ real life events होते हैं जो हम laboratory में create नहीं कर सकते. And moreover, the results obtained in laboratory cannot be always generalized in real life.
उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो इन दैट केस वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट. So another very important method is correlational research. In order to determine the relationship between two variables for prediction purpose, correlational research is conducted. It is different from experiment. इसमें एक वेरिएबल का इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं देखा जाता है, इसमें दोनों का संबंध देखा जाता है, दोनों का रिलेशन देखा जाता है. For example, to see whether the study time and academic achievement are related or not. ये आपस में related हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो किस तरह से related हैं. So we have 3 types of correlation. One is positive, another negative, and third is zero. Positive correlation is the one in which both variables are connected positively. That is, variable x will increase, then variable y will also increase. जैसे अगर स्टडी टाइम हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एकेडमिक अचीवमेंट भी इंक्रीज होगा. ये पॉजिटिव रिलेशन है. अनदर वन इज नेगेटिव इन विच इट इज अ रिवर्स रिलेशन. वन इंक्रीजेस एंड द अदर डिक्रीजेस. फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम व्हेन इट इज इंक्रीज्ड, द प्ले टाइम reduces or decreases. So this is a negative correlation. Then there is zero correlation. As the name suggests, it tells about no relationship between two variables. For example, practice of music skills has no relationship with cooking skills. It may or may not increase or decrease with other. Then there is a very common method called survey method. This method mainly studies opinions, attitudes and social facts. It is applied on large populations. जैसे सेंसस जो 10 साल में होता है और उसमें बहुत सारे डिटेल्स, बहुत बड़ी पॉपुलेशन लगभग सभी से लिए जाते हैं. इसमें परसेंटेजेस भी निकाली जाती हैं और कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, क्या लिटरेसी लेवल है, कौन सा ओपिनियन है जो ज़्यादा लोग होल्ड करते हैं. इस तरह के बहुत सारे फैक्ट्स को स्टडी किया जाता है. द सर्वे रिसर्च यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग डेटा. बहुत अलग अलग तरीक़ों से डेटा कलेक्ट होता है और इसमें एक होते हैं पर्सनल इंटरव्यूज इन विच पीपल सिट फेस टू फेस एंड द इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चंस टू गैदर इंफॉर्मेशन. और ये 2 तरीके से होता है. एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है और एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में. स्ट्रक्चर्ड होता है स्टैंडर्डाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड होता है नॉन स्टैंडर्डाइज्ड. स्ट्रक्चर्ड में पहले से क्वेश्चंस तैयार होते हैं, बस उस इंफॉर्मेशन को फिल करना होता है. अनस्ट्रक्चर्ड देयर एंड देन चेंजेस भी किए जा सकते हैं. कोई चीज़ नई समझ में आ रही है, कोई न्यू चीज़ पता लग रही है तो उसको भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं लास्ट मोमेंट. या आंसर देने वाला किस तरह से आंसर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं. ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में होते हैं. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, एक व्यक्ति दूसरे से इंटरव्यू करता है, या इंडिविजुअल टू ग्रुप होता है. वन पर्सन इंटरव्यूज अ ग्रुप एंड देन देयर इज ग्रुप टू इंडिविजुअल. एक पूरा ग्रुप इंडिविजुअल को इंटरव्यू करता है, जैसे जॉब इंटरव्यूज. हाँ, और इसी तरह से ग्रुप टू ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को इंटरव्यू करता है. Then there is another method that is questionnaire survey. Questionnaire is kind of a form जिसमें बहुत सारे questions होते हैं पहले से बनाए हुए. उसमें जो population है उससे information भरवाई जाती है. So they take it and fill it up. ये बहुत कॉमन है और काफ़ी सिंपल है, लो कॉस्ट भी है, और इसको ईमेल्स के थ्रू भी भेजा जाता है, बाय पोस्ट भी भेजा जाता है, या डायरेक्टली भी दिया जाता है. तो ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं. वन इज ओपन एंडेड एंड द अदर इज क्लोज एंडेड. जो क्वेश्चंस हैं या तो ओपन एंडेड होंगे या क्लोज एंडेड होंगे. क्लोज एंडेड होते हैं जैसे येस नो में आंसर देना, जिसमें स्कोप नहीं होता अपनी तरफ से कुछ बताने का. Whereas the open-ended ones are descriptive, जिसमें कि हम इस तरह के questions पूछ सकते हैं जिसमें डिटेल में कोई भी अपने विचार लिख सकता है. Then another type is telephone survey. Telephone survey जैसा नाम से पता लग रहा है, it is done on telephone.
तो ये कॉल के थ्रू या SMS के थ्रू भी किया जा सकता है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कितनी सही दे रहा है ये हम जज नहीं कर पाते हैं, और अगर हम SMS का यूज़ कर रहे हैं तो वी डोंट नो इफ़ दैट पर्सन इज़ द सेम पर्सन हु इज़ रिप्लाइंग। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे सर्वे किया जाता है। Then another very important method is psychological testing. Psychologists have constructed different types of tests to measure various human characteristics such as intelligence, personality, aptitude, interest, emotions, self-concept, values, एजुकेशनल अचीवमेंट, और भी जितने साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सबको मेजर करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाया जाता है। इट इज़ अ वेरी लेंदी एंड हेक्टिक प्रोसीजर। बहुत सारे साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए जाते हैं, और तब इन्हें कहा जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स। और जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं दोज आर आइटम्स। So these tests are made in a very scientific manner and they are objective in nature. That means if two person will administer that test on the same person, they will get the same answers. इसके कुछ characteristics भी हैं. So main characteristics in psychological tests are reliability, validity and norms. Reliability क्या है? Reliable means विश्वसनीयता होना किसी चीज की। So reliability refers to the consistency of score. एक टाइम पर जो टेस्ट एक व्यक्ति पर अप्लाई किया गया, वही टेस्ट जब उसी व्यक्ति पर दूसरे टाइम पर अप्लाई किया जाएगा तो उसके रिजल्ट्स सेम आने चाहिए। इसी तरह से दो अलग अलग लोग जब उसी पर टेस्ट करते हैं तो वो भी सेम आना चाहिए। There are different types of reliabilities like test, retest और स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ मीन्स एक ग्रुप को दो हाफ्स में डिवाइड करके करना या अलग अलग टाइम पे करना। इस तरह से हम रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं एक टेस्ट की। देन अनदर थिंग इज वैलिडिटी। व्हाट इज वैलिडिटी? वैलिडिटी रेफर्स टू द ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेस्ट, which means that it is measuring the same thing what it purports or claims to measure. जिस चीज के लिए वो टेस्ट बना है वो वही चीज मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। For example, an intelligence test must be measuring intelligence. Then only that test will be called valid. Then there is another characteristic, norms. These are developed to reflect the average performance of that particular population for which the test is constructed. This helps in comparing the individual score with that of the same group. उसी population की group से जो norms बने हैं उससे हम individual score को compare करके बता पाते हैं कि ये individual किस level पे है उस psychological attribute में। तो इसमें जो नॉर्म्स होंगे वो कुछ इस तरह के होते हैं जैसे एज नॉर्म्स, सेक्स नॉर्म्स, एरियाज, इस तरह के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जिससे कि हम उस इंडिविजुअल को कंपेयर कर सकते हैं जिस पे हमने टेस्ट अप्लाई किया। Then there are different types of psychological tests. There are three categories. One is verbal, non-verbal and performance. The other is individual and group. And third is speed and power. So verbal requires use of language. जहाँ पर भाषा का इस्तेमाल होता है वो verbal है। Non-verbal has symbols, pictures जिसमें भाषा का use नहीं है। और performance है in which we have objects which we need to move to make something. इसी तरह से individual and group. Individual requires the psychologist to directly conduct it with one person. एक individual के साथ बैठ के टेस्ट कंडक्ट करने को individual testing बोलते हैं। On the other hand, group में एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों के साथ वो टेस्ट किया जाता है। Then the speed and power test. In speed test, there are number of items which the person has to complete इन अ गिवन टाइम। बहुत सारे होंगे क्वेश्चंस जो इक्वल डिफिकल्टी लेवल के होंगे और उनको एक टाइम लिमिट में जल्दी जल्दी खत्म करना होगा। जितने ज़्यादा वो कर सकेगा उतना उसका स्कोर्स होंगे। जो आंसर्स हैं वो सही होने चाहिए। पावर टेस्ट ऑन द अदर हैंड हैज़ सफिशिएंट टाइम। उसमें कितना भी टाइम मिल सकता है लेकिन बहुत दिमाग लगा के करना होगा।
एंड द डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजेज ग्रेजुअली. हर आइटम से दूसरा आइटम थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा. Then there is another very common method called case study method. It emphasizes on in-depth study of a particular case. It provides a narrative or detailed description of the events that takes place in person's life. Such as Piaget developed a theory of cognitive development on the basis of observation of his 3 children. Cases can be individual or a small group which have common attributes or institutions or specific events. तो कोई भी एक यूनिट जिसके बारे में डिटेल्स में हम इन डेप्थ जानकारी लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं, दैट इज केस स्टडी मेथड. इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि एक सिंगल केस के बेस पर हम रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते या वो इंफॉर्मेशन कितनी वैलिड है ये नहीं बता सकते और उस बेस पे कुछ प्रेडिक्शंस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. On the basis of the discussion of all methods, we saw that in psychological inquiry there are number of methods, but then there are some advantages as well as disadvantages. कुछ अच्छी बातें हैं मेथड्स में और कुछ कमियां भी हैं. तो ऐसे केस में एडवाइज्ड होता है कि एक ही मेथड यूज ना करके 2 या 3 मेथड्स अप्लाई किए जाएं अगर पॉसिबल हो तो, और तभी हम एक क्लियर पिक्चर देख सकते हैं. So now that we have data in hand, we need to analyze the data to give it a meaning. ये 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो क्वांटिटेटिव वे में कर सकते हैं, दूसरा क्वालिटेटिव वे में कर सकते हैं. क्वांटिटेटिव उन पर अप्लाई होता है जो मेजरेबल हैं, वो डेटा जो हमें नंबर्स में मिला है. सो वी यूज सर्टेन स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस लाइक मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और इसी तरह के और कुछ तरीके अपना के हम क्वांटिटेटिव मेथड से एनालाइज कर सकते हैं डेटा को. दूसरा है क्वालिटेटिव, क्योंकि सारा डेटा क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम क्वांटिटी नहीं दिखा सकते. फॉर एग्जाम्पल सर्टन थिंग्स रिलेटेड टू इमोशन. कोई कैलामिटी से अफेक्टेड इंडिविजुअल है जो अपने बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है या इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहा है, वो डेटा आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं. इन दैट केस वी यूज क्वालिटेटिव मेथड. इसमें बेसिकली जो यूज होता है दैट इज नैरेटिव एनालिसिस. When we talk about the methods of psychological inquiry, we should also know the limitations. इसकी कुछ कमियां भी हैं. इसको हम एक फिजिकल या प्योर साइंस से कंपेयर नहीं कर सकते. कुछ वजह हैं. The first one is lack of true zero point. जैसे अगर हम किसी टेबल को मेजर करते हैं तो उसका एक जीरो पॉइंट है. एक जगह होगी जहां मेजरमेंट काउंट नहीं होगा और उससे आगे वो 1 इंच है, 2 इंच है, कितना है ये हम मेजर कर लेते हैं. बट थिंग्स लाइक इंटेलिजेंस, नोबडी इन दिस वर्ल्ड हैज जीरो इंटेलिजेंस. तो वो जीरो पॉइंट कहीं अवेलेबल नहीं होता है, चाहे वो इमोशंस हो, पर्सनालिटी हो. वी डोंट हैव दैट ट्रू जीरो पॉइंट इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरीज. Then another limitation is the relative nature of the psychological tools. जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बनाए जाते हैं. जैसे कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट अर्बन पॉपुलेशन पे बनाया जा रहा है, तो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग जो चीज़ें जानते होंगे वो रूरल एरियाज में रहने वाले शायद ना जानते हों. जैसे कोई टूल बनाया जाता है जिसमें वो कितना अवेयर हैं अपने आसपास की चीज़ों से ये जानना है, तो अर्बन पॉपुलेशन के लिए ऐसी चीज़ें भी डाली जा सकती हैं जैसे एरोप्लेन या और कोई ऐसे आइटम्स जो गांव में या रूरल एरिया में देखने को नहीं मिलते हैं. तो ये वाला टेस्ट रूरल पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं होगा. There is another limitation which is subjective interpretation of qualitative data. As we talked earlier, we also analyze the data which is qualitative in nature, जैसे emotions जिसको हम quantify नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में सब्जेक्टिविटी बहुत होती है. सब्जेक्टिविटी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी तरफ से भी और जो नोट कर रहा है, जो स्टडी कंडक्ट कर रहा है, उसकी भी अपनी सब्जेक्टिविटी इसमें आ सकती है.
तो ये जो एनालिसिस है ये उस तरह का रिलायबल नहीं होगा जैसा कि प्योर साइंसेस में होता है. So these are some limitations of psychological inquiry. So as we know, the psychological research is concerned with human behaviors. The researcher is expected to follow certain ethics which are moral principles while conducting studies. कुछ चीजें हैं जो फॉलो करना जरूरी है. तो ये क्या क्या है? First is voluntary participation. Voluntary participation is the choice of the participant. जो उसमें participate कर रहा है रिसर्च स्टडी में, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे या नहीं करे, या एट एनी पॉइंट दैट पर्सन कैन विदड्रॉ, उसको कोई पेनल्टी नहीं पड़े और वो विदड्रॉ कर सके. ये अधिकार उसे होना चाहिए, ये चॉइस उसकी होनी चाहिए. दूसरा है इन्फॉर्म्ड कंसेंट. जो भी रिसर्च हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इस रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट के साथ क्या क्या होने वाला है, ये चीज़ें पहले से बताना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ें बताई जानी चाहिए. तो ये कंसेंट जब आपको पार्टिसिपेंट से मिलता है, देन ओनली यू विल कंडक्ट दैट स्टडी. देन देयर इज अनदर एथिकल इशू, डीब्रीफिंग एंड शेयरिंग ऑफ रिजल्ट्स. जो भी स्टडी है वो किन कारणों से की गई थी, या उसमें अगर कुछ छुपा हुआ था जो उस वक्त बताना ज़रूरी नहीं था वो बाद में बताया जाए, और जो भी उसमें पाया है, द रिजल्ट्स दैट द रिसर्चर हैज़ ऑब्टेन्ड, दैट शुड बी शेयर्ड विद द पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि ये एक उनका राइट भी है एंड दे आर ऑल्सो क्यूरियस टू नो कि जो हमने किया उसमें क्या मिला. देन अनदर एथिकल इशू इज which is very very much important, that is confidentiality of data. जो भी हम उनसे रिस्पॉन्सेज ले रहे हैं पार्टिसिपेंट से, और जो उनका नाम है, उनके डिटेल्स हैं, वो पब्लिकली हम ऐसे नहीं कहीं पर भी भेज सकते हैं. दैट डेटा शुड ओनली बी यूज्ड फॉर द रिसर्च पर्पस. तो ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल बना के रखना होता है. उनके नाम को हम कोड्स की तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं और कहीं पर पब्लिश नहीं किया जाए. अगर पब्लिश करना ज़रूरी है तो पहले उनसे कंसेंट लेना ज़रूरी है. अगर हम उनके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो या उनका वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए भी कंसेंट लेना ज़रूरी है, और ये सब कॉन्फिडेंशियल रखना भी ज़रूरी होता है. So these were some important methods which are used in psychology. Namaste.